Good evening, Anand sir. Sir, I'm very good. Glad to see you after such long time. Yes, it's a long. आखिरी बार वही It's कॉफी been पी थी long हमने, है time. ना? हाँ, सीसीडी में कॉफी ट्रीट दी थी सर. चलो, Yeah. सर मैं एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। सर एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन वो करवा दीजिए. आई जस्ट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. हाँ. So yes, students, we have Dr. Akarsh Agrawal with us, and as I've told you in this series, we have a particular purpose. हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्पस है. वाई आकर्ष, है ना? डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट आकर्ष क्यों? राइट. सो वैसे काफी सारी बातें बिंदल सर ने आपको बताई होगी, लेकिन मैं जो पर्टिकुलरली ऑन पर्पस आकर्ष को हम लेकर आए यहाँ पर, वो आप सबके साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है. अभी भी शाम को जब मैं बैठा हुआ था, स्टूडेंट्स के साथ कुछ बात हो रही थी, एंड दैट इज व्हाट कि आकर्ष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी, है ना? Yes, अगर मैं कहीं पर हूँ तो जो मुझे याद आ रहा है, यू आर इन द सेम बैच जब इंदौर से AIR2 और AIR3 निकली थी. yes sir. राइट. Yes sir. Yes. अब देखो, मैं पर्पस यही था हमारा कि एक्चुअली अभी आप सबके आसपास ना, आपके टेस्ट चल रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे स्कोर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं हमसे ऊपर जो स्कोर करते हैं स्टूडेंट, उनको लेकर डीमोटिवेशन भी होता है. राइट. तो आकर्ष जब टेस्ट दे रहा था, जो कंपटीशन था इसके रिजल्ट में हमेशा जो लिस्ट थी, उसमें AIR2 और AIR3 वाले स्टूडेंट्स हमेशा टॉप पे बने रहते थे. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमसे ज्यादा किसी का स्कोर आता है तो एक डिस्टरबेंस होना लाजमी है, मतलब इट्स एक्सपेक्टेड, वो Yes. एक्सपेक्टेड है. और आकर्ष से हम यही जानना चाहेंगे कि बेसिकली उस पर्टिकुलर केस को उसने हैंडल कैसे करा लास्ट टाइम, जबकि आपके पैरेलल दो स्टूडेंट के नाम हर टीचर के मुंह पे चल रहे हैं कि ये तो ऑल इंडिया में टॉप करने वाले हैं, ये तो ऑल इंडिया में टॉप करने वाले हैं. और आकर्ष, वो मैं जानता हूं कि ही वॉज अ साइलेंट किलर. वो बहुत साइलेंटली उसने तैयारी की. सो प्रैक्टिकली डॉक्टर आकर्ष स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 643 आई थिंक, है ना? और 693. बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में उन्होंने एडमिशन लिया. डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट प्रेशर, वी हैव सीन, हमने उसके प्रेशर देखे हैं, और यकीन मानो कि आपसे कुछ अलग उसके प्रेशर नहीं थे. वो भी कोई ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं था, और अभी तो ही इज जस्ट अ स्मार्ट ड्यूड. उस समय तो कभी कभी ऐसा लगता था इसको बूस्ट करना पड़ता था, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर ला यार. मतलब ऐसा लगता था कि ये बच्चा उस मेडिकल कॉलेज में स्ट्रगल कैसे करेगा वहां जब चला जाएगा बाय चांस, क्योंकि उस समय तक इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता था कि यस मैं क्रैक कर लूंगा. राइट. और फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ख्याल से मैंने तुम्हारी स्पीच देखी थी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में हुई थी. Yes sir. It was in Right. first year. Yes sir. तो दैट वाज मतलब अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. मेरे लिए एक बड़े आश्चर्य वाली बात ये थी कि एक लड़का जिसको मैं ये समझता था कि ये सस्टेन भी कर पाएगा कि नहीं, और मैं पहचान नहीं पा रहा था. एक तो उसका गेटअप, है ना, और दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉन्क्लेव में वो स्टूडेंट खड़ा हुआ जो पिछले साल तक, मतलब हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता था, और आज वो उस पोजीशन पे है कि उसको देखकर हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वाह यार, हमारा स्टूडेंट कहाँ खड़ा हुआ है आज. राइट. सो दैट इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ द आकर्ष. तो दैट इज व्हाट बेसिकली आकर्ष क्यों है यहाँ पर. तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कंपटीशन आप फेस नहीं कर रहे हो जो आकर्ष उस टाइम फेस कर रहा था. और जब ऑल इंडिया रैंक 2 और 3 आपकी कंपटीशन में हो, साला आप कितना ही पढ़ लो, इजंट इट? Definitely. आप Definitely कितना sir. ही पढ़ लो, आपको रैंक उनके आसपास भी टच ही नहीं हो पा रहे हो आप. Yes. Yes सो sir. दैट इज व्हाट द रियल प्रेशर, कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है और क्या हमें कंपेयर करना है उनसे. तो सारी चीजें आशुतोष सर मैं चाहूंगा आप लीड करो और क्वेश्चनर लेते जाते हैं.
जो भी आए। बेटा अभी मैं चाहूंगा ना अपने पर्सनल क्वेश्चन आप अपने पास रखो, कुछ जो हमारे कॉमन क्वेश्चन है हम उनको डील कर ले, फिर डेफिनेटली लास्ट में हम एक राउंड रखेंगे जहां आप अपने क्वेश्चन पूछोगे और उससे हम आकर्ष के आंसर लेते रहेंगे। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमनली स्टूडेंट्स के Yes, अपने क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट definitely. की अपनी क्वेरीज होती है, मैक्सिमम Okay. स्टूडेंट की वो कवर हो जाएगी। फिर किसी की अगर पर्सनल क्वेरी है तो हम उसको भी एंटरटेन करेंगे। Yes. सो प्लीज आशुतोष सर, इफ यू कुड। यस, सो आकाश, एक कॉमन पहले तो हम कोरिलेट हो जाएं बच्चों से कि हाँ मेरे ख्याल से आपका जब एग्जाम हुआ था, हाँ आई गेस योर बोर्ड एग्जाम्स वेर ओवर बाय मार्च एंड, इज इट? यस, हमारा मार्च में हो गया था सर। ओके, और उसके बाद आपको नीट की एग्जाम के बीच में करीब कितना टाइम मिला था? सो आई थिंक 1.5 months, मई में हमारी एग्जाम थी, तो या अप्रैल, अरे अराउंड 6 weeks आई थिंक, है ना, सिक्स मेरे वीक ख्याल से 7 weeks शायद ऐसा कुछ। सेकेंड वीक 7th मई के आसपास शायद आपकी एग्जाम थी, हाँ यस इज इट? सर, तो बिल्कुल। रफली हाँ 6 या 7 वीक्स आपको मिले थे, 6-7 weeks, है ना? डेफिनेटली सर। ओके, तो पहली चीज तो बच्चों हम ये कोरिलेट कर पा रहे हैं कि जो लोग अभी सीबीएसई की एग्जाम दे रहे हैं कि सिनारियो इज मोर लेस सेम, बल्कि हम ये बोलें कि अभी जो बच्चे हैं उनके पास और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके पास पेपर के बीच में लाइक 7 to 8 days का गैप है, सो दे आर एबल टू पुट सम टाइम फॉर नीट प्रिपरेशन की डेली आधा टाइम जो है वो नीट प्रिपरेशन को दे देते हैं, या कुछ पर्टिकुलर डेज वो नीट प्रिपरेशन को दे देते हैं, कुछ सीबीएसई को देते हैं। सो उस फ्रंट पे हम घबराए नहीं, राइट, कि हमें टाइम कम मिल रहा है, दैट्स अ वेरी यूजुअल थिंग कि एग्जाम होती है और उसके 1 से 1.5 महीने के बाद नीट की एग्जाम रहती है, राइट? ओके, तो उस लास्ट के 1.5 month में आपके मन में उस समय क्या फियर्स थे एंड क्या स्ट्रेटेजी आपने उसके लिए फॉलो की? सर फियर्स तो सर डेफिनेटली रहेंगे सर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सर विद टाइम जैसे जाता है तो सर एक लीनियर ग्राफ ही रहता है कि आपका एंजाइटी लेवल वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। एंड सर इट इज़ वेरी कॉमन कि एंजाइटी बढ़ेगी सर, मतलब टेंशन सबको ही होता है सर। अभी भी पीजी की प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी सर टेंशन रहता है सर, आप लोग को भी एज अ टीचर टेंशन रहता होगा कि हमारे स्टूडेंट्स कैसा वो करेंगे। तो एक वेरी चीज तो अब मन में डाल लो कि यार एंजाइटी रहेगी, थोड़ी बहुत बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहेगी, बट फिर वही है कि ऐसे टाइम पे बस खुद को पेप टॉक देना है, टीचर्स से बस मोटिवेट होना है, खुद को रिमाइंड करना है कि क्यों ये जर्नी स्टार्ट की थी, एंड यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ, उस एंड के बाद कि वेयर आई एम गोइंग टू, तो उससे थोड़ा एंजाइटी कम होगा। और सर एक चीज जो अभी ऑनगोइंग बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि अभी आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, है ना, कि आप टारगेट करो कि मेरी एनसीईआरटी वाला पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है, पहली चीज। और फिर दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली हो जाए, क्योंकि आपने बोला कि 1 week का गैप है। और तीसरा चीज ये कि आप एक थोड़ा सा कम टाइम दो, मतलब कि सपोज आपकी बोर्ड एग्जाम है तो हम लोग को 1 या 2 दिन का ही गैप मिलता था, आप 4-5 दिन रखोगे फिर भी पढ़ाई उतनी ही होगी। आप थोड़ा कम टाइम रहोगे तो आपका वर्क उसमें एक्सपैंड हो जाएगा। और आप थोड़ा सा स्मार्टली करोगे कि चलो मेरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी, मेरा बायो का एक रिवीजन हो जाएगा, तो आई थिंक उससे तुम लोग फायदा उठा सकते हो। तो उससे उसको एज अ प्लस पॉइंट लो कि अभी एग्जाम चल रही है तो कोई नहीं, हम लोग नीट का साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते रहेंगे। ओके, कोई पर्टिकुलर पोर्शन जो आपको याद आ रहा हो कि उस समय काफी वीक था, एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर पोर्शन इन लास्ट 1.5 month? सर एक मेरे को याद आ रहा है, फ्लूइड डायनेमिक्स थोड़ा मेरा वीक था और मेरी ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक जा रही थी। ओके, तो उसके लिए सर फ्लूइड्स के लिए मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, मतलब आई लिटरली सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस उसमें। तो डेफिनेटली सर विद टाइम फिजिक्स में तो क्वेश्चन से ही आपका मोटिवेशन आता है। ओके, और केमिस्ट्री में मैंने ऐसा किया कि यार अब मेरे को टाइम कम बचा है तो अब मेरे को एकदम स्पेसिफिक जाना है। तो जो पी ब्लॉक्स थे तो मैंने बोला चलो अब नोट्स नहीं याद है तो नहीं याद है, मैं एटलीस्ट मेरी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में जितने रिएक्शंस दिए हैं तो मैं एटलीस्ट वो याद रख लूंगा, एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स दिए हैं एटलीस्ट मैं वो याद रखूंगा, क्योंकि अब आखिरी डेट मैंने तो आई हैव टू बी स्पेसिफिक। जो चीज नहीं याद है अब उसका इतना लोड नहीं लेना है सर। ओके, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपके लास्ट मिनट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं
तो लाइक जहाँ पर फिजिक्स है या फिजिकल केमिस्ट्री है, सो वहां पर आप काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, जहाँ थ्योरेटिकल पार्ट है तो वहाँ एनसीईआरटी को रिफर करें, बी इट बायो या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो एनसीईआरटी को फोकस करके आगे बढ़े। ऑल राइट। एंड लास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ कि यार आप मेहनत काफी कर रहे हैं लेकिन जो मार्क्स हैं वो जितनी एक्सपेक्टेशन है उतने नहीं आ रहे हैं, तो कैसी जर्नी रही, मतलब कि भी क्या किस रेंज में मार्क्स आ रहे थे, फिर कैसे क्या बढ़े, कुछ बताएं उसके बारे में। सर ऐसा रहता था कि सर हमारे टाइम पे तो 570s और 600 टच हो जाता था, तो इट वाज अ गुड थिंग। तो सर मतलब और फिर मार्क्स भी लास्ट के टेस्ट में काफी वो फ्लक्चुएंट हो जाते हैं कभी कभार, कि चलो कभी कभार 600 टच हुआ, फिर 540s पे आ गए, फिर 575 पे आ गए। बट एक चीज मैं देख रहा था कि मेरा थोड़ा सा सेफ साइड पे मैं आई वाज देयर, कि चलो मेरा 570 टच हो रहा है, मैं एटलीस्ट सिली मिस्टेक्स कम कर रहा हूँ, तो दैट वाज अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट फिर जब पेपर बिगड़ता भी था, तो सर आपको पता है उस टाइम पे मेरा एकदम, उस टाइम पे दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा बहुत सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन रहता था, एकदम से रोने जैसा हो जाता था। तो उस टाइम पे मैं बात करता था टीचर्स से, पेरेंट्स से, खुद को पेप टॉक देना पड़ेगा यार कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे कम आ रहे हैं, नीट में हम लोग अच्छा करेंगे। तो वही है यार, सेल्फ टॉक हर एग्जाम के बाद करो कि चलो कोई बात नहीं इसको। अब आपको ना लास्ट के जो टेस्ट हैं उसमें थोड़ा सा आपको इंडिफरेंस रखना पड़ेगा, कि आपको बहुत ज्यादा आपके मार्क्स पे अटैच नहीं होना है, आपके रैंक पे अटैच नहीं होना है। गिव द टेस्ट, एनालाइज एंड मूव ऑन, ये आपको रखने है ना। बहुत ज्यादा आप अटैच मत हो कि यार अभी इतना खराब हो गया, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। जो आकाश वेरिएबल्स आपके कंट्रोल में नहीं है उसको, उस पर ज्यादा लोड नहीं लेना है। आकाश मैं ये यही एक चीज है ना पूछना चाह रहा था, स्पेशली कि तुम्हारे सामने तो जब भी रिजल्ट लगता था वहां पर, तो वो हाँ सर। AIR 2 और 3 उनकी रैंक हाँ ऊपर रहती थी, हमेशा ही रहती थी। डेफिनेटली। अब क्या मुझे वो देखना चाहिए कि वो मेरे मुझसे आगे बच्चे इतने चल रहे हैं और ये रैंक आ रही है, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी वैसा करूं, तो क्या तुम रियली वो मैटर करता था तुमको कि उनकी क्या रैंक आ रही है, या तुम फोकस थे सिर्फ अपने ही वर्क पर? सर एंड पे तो मैं बता रहा हूँ सर, मैं केवल अपने वर्क पे ही कर रहा था। बिकॉज उस टाइम पे देर इज नो पॉइंट कि आप किसी से कंपेयर करो कि वो कहाँ पे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, कौन आपसे आगे निकल गया। बिकॉज इट डजेंट मेक अस, इट वोंट मैटर। और नीट का रिजल्ट पे भी आप देखोगे ना, व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट कम्स, उसमें भी काफी सर अनएक्सपेक्टेड लोग ऊपर आ जाते हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग अंडर परफॉर्म कर देते हैं। तो इट डेफिनेटली डजेंट मैटर्स, ये हाँ, आपकी जर्नी ये है। होता है क्योंकि मुझे जहां तक याद है, तुम्हारी क्लास में 4-5 स्टूडेंट ऐसे थे जो तुमसे हाँ ऊपर ही रहा करते थे, इजंट इट? डेफिनेटली सर। होता हाँ है ना? तो दैट्स गुड कि ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज हुई और सर कि मेरे कई, ख्याल से इसकी क्लास में इसने टॉप किया होगा फाइनली रिजल्ट वाइज। हाँ, टॉपर तो हाँ यही था इसकी क्लास का। हाँ हाँ। इनफैक्ट ही वाज द ओनली स्टूडेंट जिसके कुछ सब्जेक्ट में मार्क जो है पर्टिकुलरली टॉप, मतलब जो 2-3 रैंक है उनके इक्वल भी चले गए थे। ओके। हाँ तो सर। तो दैट इज व्हाट कि वो एक सब्जेक्ट में अगर कहीं डाउन जाता था तो दूसरे सब्जेक्ट को उसने अपना ग्रिप बना करके और अपने शायद चीजों को बैलेंस कर लिया था, और इसलिए यस वो टॉप तक पहुंच पाया। तो आकर्ष, एक चीज ये है कि क्या मैं एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता आ रहा हूँ, मैं एक स्टडी फॉलो करता आ रहा हूँ कि मैं पहले सपोज बायो अटेम्प्ट करूंगा, फिर मैं हाँ। केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूंगा, हम्म, और फिर मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करूंगा। हम्म, अब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं स्टक हो गया, मैं हाँ स्टक हो गया, मेरे मार्क्स 570, 580, हाँ 600, 550 जहां भी है मैं स्टक हो हाँ गया। अब मेरे हाँ। मन में एक विचार आ रहा है कि क्या मैं स्ट्रैटेजी बदल दूं, दिस मोमेंट जब मेरे पास 2 महीने या उससे कम टाइम बचा है, तो क्या मुझे स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? सर इट्स एब्सोल्यूट बिग नो, यू डोंट हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। अब एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के एक दो वीक पहले या फिर मेन एग्जाम में तो आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है। आप जैसे देते आ रहे हो वैसे ही यू हैव टू गिव द एग्जाम। सर मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था और फिर मैं बायोलॉजी करता था, बिकॉज मेरे को पता था बायोलॉजी इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, तो मैं वो फटाफट कर लूंगा। केमिस्ट्री में मैं, क्योंकि शुरुआत में मैं थोड़ा टाइम लेके करता था,
तो मैं एक मेजर सब्जेक्ट कर दूंगा, फिर बायो विच इज माई फोर्टे, मैं फिर उसको फटाफट कर दूंगा, एंड देन फिर फिजिक्स को मैं लास्ट में रखता था। बट ये मेरा अप्रोच था। बट जो जनरल लोगों का अप्रोच रहता है, डू बायो फर्स्ट, केमिस्ट्री देन एंड फिजिक्स आफ्टर ऑल। तो मेरा ये है कि अभी चलो आप एक दो टेस्ट में और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो रिगार्डिंग योर स्ट्रैटेजी, बट देन आफ्टर दैट जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, स्टिक टू इट। यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। इवन कोई बहुत बड़ा टीचर भी या कोई टॉपर भी आके बोल दे कि ऐसे करो, डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी। जो आप साल भर से फॉलो करते हो, स्टिक टू इट। ओके, एक चीज ये भी है, क्या इस दौरान ऐसी सिचुएशन बनती थी, 1.5-2 महीने का टाइम बचा है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है? सर डेफिनेटली सर, मतलब ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड है सर, एक टाइम पे एग्जॉस्ट होता ही है वो। बट देन यू नीड टू फाइंड सम शॉर्टकट्स, यू नीड टू फाइंड कुछ ऐसी चीजें। जैसा मेरा दोपहर के टाइम पे मन नहीं लगता था, तो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन में चले जाता था। वहां पे मैं दूसरों के डाउट से थोड़ा सीख लेता था, खुद के डाउट्स क्लियर कर लेता था। मतलब यू नीड टू फाइंड वेज की मैक्सिमम लास्ट के 1 महीने में, 1.5 महीने में प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ा लो। और यार ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन मशीन ही है, तो डेफिनेटली फटीग तो मतलब आएगा ही, उस बर्नआउट ब्रेक आएगा को ही। भी, मतलब उस ब्रेक को भी एक स्टडी के थ्रू ही, आप भले ही तरीका हाँ बदल लो पर कहीं ना हाँ, कहीं कनेक्टेड स्टडी से रहो। ऐसा नहीं कि डेफिनेटली। मूवी देखने बैठ गए, आईपीएल देखने बैठ गए और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मैं पर्सनली बोलता हूँ कि आप रेस्ट कर लो, इससे अच्छा है बजाय इसके कि ब्रेक के नाम पर आप विजुअल मीडिया में घुसो, राइट? डेफिनेटली सर, तो पढ़ाई डेफिनेटली। का ही अपना एक तरीका निकाल लो, किस तरीके से आप फॉर्मूले रिवाइज कर लो, एक बारी कुछ और कर लो, है ना? और क्या इस दौरान, ये 1-1.5 महीने के दौरान ऐसा कभी हुआ कि आप टेस्ट दे रहे हो और अचानक से एक पेपर भयानक ही बिगड़ गया, बहुत सारे नेगेटिव हो गए? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है ऐसा। पेपर होते हैं जिसमें आप टॉप 20 के भारी पे आ जाते हो, फिर आप खुद पे डाउट करते हो, यार अभी तो मैं टॉप 5 टॉप 10 में आ रहा था, अभी इतना खराब कैसे हो गया। फिर वो डाउन होता है, वो डिप्रेशन जाता है, फिर पढ़ाई नहीं होती 1-2 दिन। बट वो साइकिल रखनी ही नहीं है। मतलब आपको अब आपके एंड के रिजल्ट्स में एकदम अनअटैच हो जाना है आपके रिजल्ट से। एग्जाम दो, एनालाइज करो एंड मूव ऑन। तो मतलब यहाँ पे एक बहुत, मैंने कुछ दिन पहले सुना था, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही। मतलब इट डजंट मैटर, यू आर स्कोरिंग गुड, यू आर स्कोरिंग बैड, ओके, इट इज देखो जस्ट अ कहाँ गलती स्कोर। हुई। यस, इट इज जस्ट अ स्कोर। एनालाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है यार, हो जाएगा, निकाल लेंगे हम लोग, मेन पेपर के दिन ये सारी गलती नहीं करेंगे एंड विल स्कोर गुड। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है टेस्ट में। अच्छा, अच्छा, टेस्ट एनालिसिस में आप क्या इंक्लूड करते थे? सर टेस्ट एनालिसिस में सर आखिरी के 2-3 महीने में जो मैं करता था, कि जैसे टेस्ट दे दिया, उसके बाद फिर सर जो क्वेश्चंस गलत हुए है ना, और जो मेरे को लगता है कि यार ये अच्छे हाई प्रोबेबल है, तो एक मैंने एक अलग कॉपी बना ली थी। तो एक मैं सजेस्ट करूंगा कि एक जीरो कॉपी, जो भी आप बोलो, जस्ट कीप दैट कॉपी। जो अभी आपके मेजर ग्रैंड टेस्ट में गलत हो रहे हैं, और जो आप मॉक टेस्ट करोगे नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उनको आप लिख लो उसमें। तो जो आखिरी के 2-3 दिन में रहेगा, आप वो चीज उसको उस टाइम पे रिवाइज करना है ना। आकर्ष, यहाँ पर क्या हाँ। होता है कि कई बच्चों को हम्म जब मैं ये सजेस्ट करता हूँ ना कि ये चीज भाई जो आपकी वीकनेस है ये लिख लो, हम्म तो वो इसको हम्म, किस तरह से लेते, उनका मन करता है पूरा सिलेबस ही उस कॉपी में उतार दूं, बिल्कुल बिल्कुल भी राइट? नहीं। तो वो मेरे ख्याल से वो फिर वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। डेफिनेटली, यू हैव टू मतलब बी वेरी इतना। प्रिसाइज कि यस, जो वेरी क्वेश्चन प्रिसाइज। शायद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो उसको आप रखो, हाँ एक बहुत फालतू की इंफॉर्मेशन है उसको उस कॉपी, हाँ, कोई सेंस नहीं डेफिनेटली। आएगा। उन्हें भी सिंबॉलिकली लिखें या बुलेट पॉइंट्स हाँ में लिखें, कि आपको बस पढ़ के याद आ जाए कि हाँ इस चीज को ध्यान रखना हाँ है। वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। हाँ, एकदम क्रिस्प और कंसाइज, जिसको आप आखिरी हफ्ते में रिवाइज कर सको, मेक दैट कॉपी, उसको वैसे ही रखना है ना। और फिर जो क्वेश्चन सपोज एनसीईआरटी के बाहर से है, बायोकेमिस्ट्री, वो गलत हो रहे हैं, तो आप उस पर इतना लोड नहीं लो। बट जो एकदम ही लग रहा है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आया है, या बहुत ही फंडामेंटल फिजिक्स का क्वेश्चन है, देन गो बैक टू दैट टॉपिक, उसको थोड़ा वापस से नोट से देखो या एनसीईआरटी से देखो, और फिर मेक श्योर कि वो चीज वापस से गलत नहीं है। तो जो एकदम प्रोबेबल टॉपिक्स हैं और एनसीईआरटी से उठ के आ रहे हैं, वो गलत हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा
स्टेप बैक, वो वाला टॉपिक वापस से पढ़ो और मेक श्योर कि वो वापस से गलत नहीं है। अच्छा, एक चीज और है आकर्ष, कि स्टूडेंट का ये सोचना होता है कि वो टेस्ट सीरीज अब दे रहे हैं, और टेस्ट हाँ सीरीज सर। में क्या हो रहा है, टेस्ट सीरीज में इट इज लाइक कि उनका टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। हम्म। अब वो दे आर जस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग कि भाई मेरा टेस्ट का सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, हम्म। मैं एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता हूँ, मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हो पाता और हम्म। दूसरा टेस्ट आ जाता है, हाँ। तो वो इसी को लेकर परेशान है। तो उसे क्या हाँ। सच में अब टेस्ट के सिलेबस के पीछे भागना चाहिए, या टेस्ट तो होना ही है, अभी नहीं आज वाला होगा, अगला होगा जब फुल हाँ। लेंथ चल रहे हैं, हाँ। या उसे अपनी वीकनेसेस जो भी है उनको प्रायोरिटी में दूर करना है, करना क्या है, हर टेस्ट के सिलेबस के पीछे भागे, या अपने जो वीक पॉइंट्स है अभी उस पर काम कर ले, क्या रखना चाहिए उसको? यार देखो, सिलेबस तो आपका लास्ट डे तक खत्म नहीं होगा, इट इज अ फैक्ट, इसको एक्सेप्ट कर लो कि सिलेबस तो आपका डेफिनेटली लास्ट तक खत्म नहीं होगा। तो सिलेबस के पीछे मत भागो, टेस्ट दो, ठीक है, और फिर ये देखो कि यार जो चीज टॉपिक मैंने अभी पढ़े हैं, क्या उससे मेरे क्वेश्चन तो नहीं गलत हो रहे हैं। जो नहीं पढ़ा वो गलत हुआ तो इट्स फाइन, बट जो अभी पढ़ा है, जो मैंने रिसेंटली पढ़ा है, यदि वो गलत हो रहा है तो फिर उसको एनालाइज करो। और सिलेबस तो यार इट इज कभी खत्म नहीं होगा यार गाइस तुम्हारा, तो सिलेबस मत भागो, टेस्ट दो और अपनी गलतियां एनालाइज करो, बस सिंपल सा है इसका तो। नहीं, आई डू एग्री विद दैट कि सिलेबस खत्म नहीं होता भाई। मतलब फैक्ट ये है कि मेरे पास स्टूडेंट 12th वाले भी अभी ड्रॉपर भी है। अब हाँ। टेक्निकली देखूं तो जो 12th वाला स्टूडेंट है उसने 11th भी गो थ्रू कर लिया, हाँ। 12th भी गो थ्रू कर लिया, हाँ। और जो ड्रॉपर है उसने एक साल और भी दे दिया, हाँ। तब सिलेबस कंप्लीट नहीं है। नहीं हो सकता, यस तो सर। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है शायद, कि हम हमेशा उसको मान के ही चलेंगे, अरे यार एक डर जो है ना वो बना ही रहेगा। हाँ। पर जरूरी है खुद पे कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ा जाए, है ना, गलतियां जो हो डेफिनेटली। रही है उसको मिनिमाइज करें। राइट। डेफिनेटली सर। आशुतोष सर, और कोई पॉइंट आपको लग रहा हो कवर करें हम? जो नीट का पेपर था, वो आपके कोचिंग में होने वाले टेस्ट से, जो लास्ट 1 मंथ में जो टेस्ट हुए, उससे मतलब कितना डिफरेंट था? तो आई थिंक हम लोग जो टेस्ट दे रहे थे, तो डेफिनेटली अपन लोग जो टेस्ट देते हैं वो थोड़े हायर लेवल पे ही रहते हैं, तो वो थोड़ा सा फिर इट गेट्स इजियर। और फिर जो मेन टेस्ट रहता है इट इज मोर हेविली ऑन एनसीईआरटीज, तो ये चीज एक थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। और बेसिकली इट इज, फिर आप अभी तक इतने टेस्ट दे देते हो तो फिर यू विल फील लाइक इट इज जस्ट अनदर टेस्ट। और मैं सजेस्ट करूंगा कि मेन एग्जाम को भी आप ऐसे ही लो कि यार इट इज जस्ट अनदर टेस्ट, इट इज नथिंग डिफरेंट, अभी तक इतने जैसे टेस्ट देते आ रहे हैं, जस्ट एक और टेस्ट जाना है, दे के आना है। सो आई थिंक, और तुम लोग ने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर ली है, तो मेन एग्जाम विल ऑल्सो, इट माइट नॉट फील लाइक अ केक वॉक, बट इट विल जस्ट फील लाइक इट विल बी अनदर टेस्ट। और जैसे यार कुछ क्वेश्चंस ना ऊपर से जाते ही हैं, मतलब जैसे हमारे टाइम पे सर फ्रॉग और वो कॉकरोच वाले क्वेश्चंस, फ्रॉग वाले क्वेश्चंस आ गए थे विच वाज नॉट सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ सिलेबस। और एक ईयर आ गया था कि किस हाँ हाँ उसमें मेंडल ने अपना वर्क डिस्कवर किया था, ऐसा कुछ था। हाँ, कुछ एक टाइप। आध क्वेश्चन हाँ रहेगा। और जैसे वो फ्रॉग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के वो लॉजिकली हो गया था, बट सपोज ईयर वाला क्वेश्चन वो एकदम ऊपर से निकल गया, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो सर के ऊपर से जाएंगे ही, 2-3 क्वेश्चन, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट दैट। बाकी जो आपको आता है, सॉल्व दैट पार्ट। ओके। एंड ऐसा भी होता है क्या कि शुरू में ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, पेपर काफी टफ है, या लास्ट में लेकिन जब सेकंड रिविजिट करते हैं तो चीजें हो जाती है, समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी होता है कि लाइन से 3-4 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ऐसे हम्म। में फिर जनरल टेंडेंसी होती है कि हम लोग पैनिक कर जाते हैं, कि लगता है अब क्या होगा, 4 क्वेश्चन 20 मार्क ऐसे ही चले गए। बट फिर बहुत, इतना आप सेकंड टाइम जब आओगे उसको रिविजिट करोगे तो आपको खुद सरप्राइज होगा कि यार ये तो मेरे को एकदम से कैसे क्लिक कर गया। सो जब आप पहली बार कर रहे हो तो फर्स्ट गो में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एंड आप सेकंड गो में करोगे तो यार आपको खुद को हो जाएगा कि यार एकदम से कुछ समथिंग माइट क्लिक। तो इसलिए पैनिक नहीं होना है, आप भरोसा रखो कि यार हो सकता है अगली बार जब मैं सेकंड टाइम इस पे आऊँ तो मैं कर लूंगा। इसलिए पहली बार में टाइम वेस्ट नहीं करो एक क्वेश्चन पे, और पैनिक नहीं करो यदि लाइन से क्वेश्चन नहीं बन जाए।
ओके। एंड कई बार जैसे अभी भी हम टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो ऐसा होता है कि हम लोग बायो अटेम्प्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो करते टाइम हमको लगता है कि हम एकदम सही कर रहे हैं, और घर आके देखते हैं तो लगता है कि यार ये गलत हो गया, ऐसा हो गया, फिर हमको घर आके कंसेप्ट याद आता है। तो हाउ टू, मतलब आपकी उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कि इन चीजों को कैसे हैंडल करें? सर आई थिंक सर थोड़ा सा और बेसिकली आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा पेपर देते वक्त। और जैसा कि फिर सर एनालिसिस का यही फिर बहुत फायदा मिलता है कि जब आप आके एनालाइज करते हो तो आपको एक तो चीज पता चलती है कि वो क्वेश्चन की मेरा कंसेप्ट वीक था, और कभी कभार आपको आपकी थिंकिंग में ही कुछ पैटर्न समझ में आते हैं कि यार कभी कभार बहुत इजी क्वेश्चन में देखता हूँ तो मैं एकदम उसको बहुत लाइटली लेके गलत कर देता हूँ, या सिली मिस्टेक्स इसलिए क्योंकि मैं लास्ट का वर्ड पढ़ना ही भूल जाता हूँ या सारे ऑप्शंस देखना भूल जाता हूँ। तो आप जब बार बार रिवाइज करोगे तो आपको एक थोड़ा पैटर्न आपकी थिंकिंग में भी पता चलेगा अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आप उसको भी लिख के रख लो कि यार मैं इस टाइप की गलती करता हूँ, मेरे को ये नहीं करनी है। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक जनरल हम लोग लिखते हैं कि ये क्वेश्चन में ऐसा ऐसा है, तो आप थोड़ा आपके थिंकिंग पैटर्न को भी एनालाइज करो कि कहाँ पे गलती हो रही है। आकर्ष, एक परसेप्शन है, मैं इसको ट्रुथ तो नहीं बोलूंगा, एक परसेप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि टेस्ट में फिजिक्स नहीं बनता लेकिन घर पे बन जाता है। हाँ राइट। तो मैं इसको ट्रुथ नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज योर मेंटल प्रेशर जो आपको फिजिक्स करने से रोक रहा है। यू हैव टू बी नेचुरल। आप जितना नेचुरल रहोगे उतना इजी हो जाएगा। और नॉट एवरी क्वेश्चन इज देयर टू अटेम्प्ट। ये बेसिकली प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि वहीं फेस होती है जहां मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं। तो मैं दोनों से आंसर चाहूंगा सर, बिंदल सर से भी चाहूंगा और आकाश से भी चाहूंगा कि इसका क्या करें। आकाश बताएं पहले। सर मतलब एक स्टूडेंट का सर जो माइंडसेट रहता है कि सर एग्जाम में डेफिनेटली सर वो क्वेश्चंस, एग्जाम का प्रेशर जो जब बैक ऑफ द माइंड रहता है तो डेफिनेटली उस टाइम पे वो सेट नहीं करता, फिर घर पे अपन रिलैक्स रहते तो वो हो जाता है। तो ये तो सर होता ही है। उसका बस वही है कि सर मेन एग्जाम के दिन आपको जितना नेचुरली जितना काम हो के आप पेपर दे सकते हैं तो आपका दिमाग उतना ही चलेगा। डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड में वो टेंशन में बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते, बट फिर उसका वो ये है कि छोड़ो उस क्वेश्चन को अभी के लिए, कामली जितने क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहे हैं वो करो। सेकेंड टाइम आप करोगे तो आपका माइंड अपने आप हल्का हो जाता है कि आपने एक मेजर एक बार पूरा कर लिया चल, तो अगली बार यदि आपको क्लियर हो रहा है तो फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। एंड आई थिंक बिंदल सर और अच्छे से आई थिंक इसको सर आइल से जैसे क्या होता है ना कि जैसे हम कोई एक मूवी देखते हैं, राइट? तो एक बार में हमने मूवी देख ली, जब हम दोबारा देखते हैं ना तो हमको उसमें कुछ नई चीजें मिलती है कि यार इस चीज पे पिछली बार ध्यान नहीं दिया था, हीरो ने यहाँ पे ये पहना है, इस पे ध्यान नहीं दिया था, इसने एंट्री ऐसे ली है, या यहाँ पे बैकग्राउंड में ये भी नाच रहा था डांस में। तो कुछ एक नई चीजें हम और देखते हैं, क्योंकि कुछ रूटीन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो हमको पता है, हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। सेम थिंग हैपेंस जब आप एग्जाम में पेपर देते हैं ना, तो आप उसको पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो पूरे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी ग्रास्पिंग आपकी एक बार में पूरी 100% नहीं हो पाती है। और घर जाके जब आप पढ़ते हैं ना, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वो क्वेश्चन टेस्ट में पढ़ा ही नहीं था, आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हैं, और क्योंकि आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हैं, सो यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, राइट? आप उसमें और नई इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, प्लस आपके बैक ऑफ द माइंड है कि ये आपसे टेस्ट में नहीं हुआ था, देन यू आर मोर केयरफुल व्हाइल यू आर रीडिंग एट होम। तो आप उसको केयरफुली पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, सो डेट मेक्स इट इजियर, राइट? आप, मैं बोलूंगा ऐसे टाइम पे ना आप कोई एक टेस्ट घर पे ही दीजिए, ठीक है? और फिर उसी टेस्ट को आप अगले दिन फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि हाँ यार ये जो है मैंने घर पे ही दिया था, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मुझे उस टेस्ट टाइमिंग पे नहीं हुए थे, और लेकिन बाद में मुझसे हो गए। तो प्रॉब्लम वो है कि हम दोबारा पढ़ रहे हैं इसलिए हमें इजी लग रहा है। आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, आपको वो घर पे भी दिक्कत देंगे पहली बार में, इफ यू विल सॉल्व इट इन टाइम लिमिट। ओके सर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि मैं स्टूडेंट को इसी के पैरेलल एक बात बोलना चाहूंगा कि बेटा तुम तो अभी कुछ ही टाइम पढ़ रहे हो, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ।
और आज भी एनसीईआरटी उठाता हूं तो मुझे कुछ नया मिल जाता है, आज भी मिल जाता है, इवन आफ्टर 20 years। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि 2 साल में तुम 100% गेन कर चुके हो, तो वो इल्यूजन है। और सर इसका जो 100% सोल्यूशन है, जो बच्चे पूछते हैं कि सर फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो बच्चों इसका सोल्यूशन ये है कि आप पेपर में टाइम बचाना सीखें, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो करीब करीब 2.5 आवर में कंप्लीट करें। एंड इनफैक्ट नीट का जो पेपर है उसमें बायो केमिस्ट्री वाला पोर्शन, तो स्पेशली जो मेरा स्टूडेंट्स का फीडबैक है वो ये है कि जनरली इजीली हो जाता है, राइट, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। तो यू कैन रफली फिनिश इन 2 आवर 15 मिनट कि आपका पीसीएम एक बार हो जाए, ठीक है, विद और विदाउट ओएमआर। ओएमआर के लिए आप कितना ले लेंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे आई गेस, राइट। बट आप एक सेकेंड गो में अगर जाएंगे फिर से, आप अगर ये सोच लेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन बाद में कभी देखना ही नहीं हो पाएगा, तो लिटरली नहीं हो पाएगा। और आप अगर क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, एक सेकंड गो की आदत नहीं डालेंगे, तो ये मिस्टेक्स आपके साथ होती रहेगी। तो कोशिश करें कि लास्ट में आप हाफ एन आवर या 45 मिनट्स बचा लें और ऐसे क्वेश्चंस को वहीं दोबारा पढ़ें। यू विल रियलाइज कि यार ये क्वेश्चन मुझसे उस समय क्यों नहीं हुआ जब मैंने पहली बार पढ़ा था, ये तो बहुत ही ईजी है, मैंने छोड़ कैसे दिया है उस समय। ये चीज आपके साथ होगी, आप अभी टेस्ट में आप इसको ट्राई करके देखें एंड यू रियलाइज इट। ओके आकर्ष, एक बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन है ना, sir. मैंने टेस्ट दिया, हाँ, मैं घर पे पहुंचा, टेस्ट का रिजल्ट आया, मार्क्स आया, पेरेंट्स नजर रखे हुए, हाँ, पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि वो देखो उनके बच्चे का तो ये हो रहा है, तुम क्या हाँ, राइट। सो दैट इज वन थिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रेशर फील करते हैं कि जब घर पे जाते हैं, हमको ठीक है सर ने तो बोल दिया कि अभी फोकस करो वीकनेस पे, टेस्ट के सिलेबस के पीछे मत भागो, पर घर पे पेरेंट्स जो है वो तो सिर्फ मार्क्स को देख रहे हैं और वो आकर के तुम क्या तैयारी कर रहे हो, 2 साल में 3 साल में तुमने किया क्या, राइट। तो वो घर वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी भी अपनी एक्सपेक्टेशन है। तो क्या ऐसी सिचुएशन कभी तुम्हारे साथ बनी, और बनी तो फिर इसको क्या कैसे हैंडल किया? so मेरे साथ तो ऐसा था कि सर आई यूज टू टॉक टू माई फादर। तो मतलब आपके पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, तो यू नीड टू हैव, मैं तो मेरी फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन करता था, तो वो तो मेरे को समझाते ही थे कि यार अब दूसरों का रिजल्ट मत देख, खुद पे अच्छा कर। तो आई थिंक पेरेंट्स कभी कभी बहुत अच्छा हमको गाइडेंस देते हैं। बट यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, रिलेटिव्स प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चे उनका तुम्हारा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, हमारे उसका इतना आ रहा है, उसका इतना आ रहा है, तो यार अब बिल्कुल टाइम नहीं है कि उसको पर्सनली लेने का, फील करने का। आपको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि आपने कितना हार्डवर्क किया 2 साल में। अब आपको आप खुद पे यार बिलीफ रखना पड़ेगा, है ना। अब आपको धीरे धीरे विद टाइम आपको ये समझना है कि यार मेरे को किसकी एडवाइस शट ऑफ करनी है और मेरे को किसकी एडवाइस लेनी है। डोंट टेक टू मनी एडवाइसेस। आपके पेरेंट्स भी यार, टू बी ऑनेस्ट, आपके टीचर्स हैं, वो इतने टाइम से समझा रहे हैं। एंड मोस्ट, यदि आपके पेरेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, या मतलब कॉमन रहता है कि यार आपके समटाइम्स आपको आपके पेरेंट्स की भी एडवाइस नहीं लेनी है, यू नो, जस्ट लिसन टू योर टीचर्स। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि जो भी लिटिल पेप टॉक मैंने टीचर्स से ली है, इट हैज ऑलवेज वर्क फॉर मी। तो आपको ये तो है कि अब आपको किसकी एडवाइस समझनी है, मतलब किससे प्रेशर नहीं मैं लेना। देखो इसको और समराइज कर देता हूँ बेटा। हो सकता है दो चीजें हैं, कुछ जगह पर ये होता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्ट में भी रहते हैं, सपोर्टिव रहते हैं, अंडरस्टैंडेबल रहते हैं, शायद फील्ड सेम होती है, तो वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटा ठीक है, अच्छा है, करो। कुछ जगह पर ऐसा हो जाता है कि ठीक है, पेरेंट्स का एक प्रेशर आ गया, वो बहुत आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे और शायद डांट भी दिया आपको, कुछ बुरा भी लग गया एंड ऑल दैट। इन दैट केस यू कैन डू वन थिंग एटलीस्ट, कि आपके जो टीचर है, आपके जो मेंटर है, जो आपको समझते हैं, जिनके गाइडेंस में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक बार ही उनसे बात कर, शायद कुछ हद तक वो आपकी नेगेटिविटी को कम भी कर देंगे और कंट्रोल भी कर देंगे। सो दैट्स द वे। अब रास्ते आपको ढूंढने हैं, आप हर किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने आपको ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, रास्ते आपको बनाने पड़ेंगे। सजेशन हम दे सकते हैं,
बेसिकली हमारा मोटिव भी यही है और इसी कारण से हमने ये एक सीरीज रखी। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डाउट्स लेकर के बैठे हुए हैं, तो आई होप ये हेल्प कर रहा है आप सबको। एंड द थिंग इज, एक क्वेश्चन और आ रहा है आकाश की भाई, आपके मेजर टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स क्या आए थे? हाईएस्ट मार्क्स तो यार बहुत सब्जेक्टिव है कि पेपर टू पेपर, बट आई थिंक मेरे को जितना याद है, आई थिंक माय नीट मार्क्स वाज माय हाईएस्ट। मेरा मतलब आई थिंक, मतलब बहुत हाँ बहुत बढ़िया बात कि इस बंदे के टेस्ट में कभी उतने मार्क्स आए नहीं जो इसने नीट में स्कोर कर लिए। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद सावन, जिससे लास्ट टाइम पे आपने बात की थी। तो इट इज जस्ट अ डे। उस दिन को आप कितना बढ़िया कैरी करोगे बेटा, उस ये डिपेंड करेगा वो आपको कितना आगे ले जाएगा। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो टेस्ट में मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो फिक्स हो गए और इससे आगे आ नहीं सकते। नहीं, आप कॉन्फिडेंस रखोगे ना, टू द पॉइंट चीजें, चीजों को रैशनली देखो। वहां पर कोई चीजें अगर नहीं आ रही है, टेस्ट में बार बार पूछी जा रही है, बट मुझे पता है वहां नहीं आती है, नीट में नहीं आती है, तो आप नहीं करोगे वो गलती। डेफिनेटली। एंड जस्ट एक और चीज की, यार यू नीड टू होल्ड योर नर्व्स, क्योंकि सर अपन लोग ने कितने देखा है कि मेरी बैच में लाइक देवर दिव्या, मानसी, मतलब वेरी ब्रिलियंट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बट वो बिल्कुल। टेस्ट दे का टेम्परेमेंट नहीं रख पाए। तो यू जस्ट नीड टू हैव दैट एज ओवर द अदर्स, कि आपको आपका मेंटल गेम स्ट्रांग रखना है। यू नीड टू हैव स्ट्रांग बिलीफ, और यू नीड टू होल्ड दैट नर्व्स, कि जब एकदम क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जब लाइन से क्वेश्चन नहीं बने, तो जो बच्चे अपने क्योंकि अब तो इतना हो गया है कि पीपल आर स्कोरिंग रियली हाई, और फिर वो एक दो क्वेश्चंस, तो आई थिंक वो नर्व्स का ही गेम होता है कि आप इफ यू आर एबल टू मैनेज कि आपका काम कंपोजर रख पा रहे हो, तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली गिव यू एज ऑन द एग्जाम डे। ओके, कुछ कंसर्न मेरे पास सब्जेक्ट रिलेटेड भी आ रहे हैं कि भाई नोट से पढूं या एनसीईआरटी से पढूं, और कुछ आ रहा है कि बायो के कुछ टॉपिक कहाँ से करूं। तो बेटा सब्जेक्ट स्पेसिफिक मुझे लगता है कि आप अपने टीचर से बात करो, वो बेहतर डेफिनेटली तरीके से गाइड कर पाएगा आपको, स्पेशली सब्जेक्ट के लिए, है ना। और कहाँ से कितना पढ़ना है उसके लिए टीचर ज्यादा गाइड कर पाएगा। और दूसरी चीज है कि एक क्वेश्चन आ रहा है कितने, ऑफ कोर्स हर्ष यू कैन कांटेक्ट टू मी, मैं उस पर बात कर लूंगा आपसे। लेकिन दूसरा एक आ रहा है कि भाई कितने घंटे पढ़ते थे। अब ये मायने नहीं रखता बेटा इस टाइम कि वो कितने घंटे पढ़ता था या मुझे कितने घंटे पढ़ना है। अब तो जो मुझे ऐसा लगता है, आकर्ष मैं सही हाँ हूँ गलत हूँ बताना, मुझे जी ऐसा सर, लगता है आपको एक एक मिनट यूज करना है। इस बीच कहीं थकते भी हो तो सब्जेक्ट को ही एक रिलैक्स मोड में रिवाइज करना है बस, डेफिनेटली। क्योंकि एंड अब ये आई थिंक इतनी देर से आकाश यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे को कॉपीकेट ना हाँ बने, दूसरे को, है हाँ, ना, दूसरे की पर्सनालिटी डेफिनेटली। अपने में लाने की कोशिश ना करें। बी योरसेल्फ, ये इट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड जैसे अभी आनंद सर ने बोला कि यार एवरी मिनट यूटिलाइज, यार अभी हम लोग शुगर कोट करके बोल सकते हैं कि 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, एफिशिएंसी करो, बट यार आखिरी 1.5 महीना इट इज द गेम चेंजिंग मंथ। तो अब तो आपको लगना ही पड़ेगा। अभी तक आप नहीं लगे तो अभी लग जाओ, जुट जाओ। सब कुछ छोड़ के अब यू नीड टू फोकस। अब और कुछ नहीं सोचना है, जस्ट यू हैव टू हैव योर गोल, योर टारगेट फिक्स, है ना। आपका गोल, आपका जो भी टारगेट है, जस्ट फिक्स इट, और अब तो भिड़ जाना है। अब आपको शुगर कोट करके ये नहीं बोल सकते कि यार 1 घंटे रिलैक्स करो, चिल करो। अब यार आपको भिड़ना ही पड़ेगा, दैट्स द ओनली थिंग। एक एक क्वेश्चन आकाश बार बार आ रहा है कि आप एनसीईआरटी फिजिक्स के क्वेश्चन करते थे क्या? मुझे ये बात नहीं समझ में आई, एनसीईआरटी फिजिक्स के क्वेश्चन क्या होते हैं? बिंदल सर, आप बता सकते हो एनसीईआरटी मैं फिजिक्स तो पर्सनली क्या होते नहीं करता था, बट बिंदल सर इज द गुरु, बिंदल सर जैसा बोले। सर एनसीईआरटी में दो चीजें हैं। एक तो ये कि पहले एम्स एक सेपरेट एग्जाम होती थी, और एम्स की एग्जाम के लिए एनसीईआरटी रीडिंग एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इवन एग्जाम्पलर टू सम एक्सटेंट, वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, उसके पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड ऑल। सो दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन एम्स एग्जाम। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना, जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं या कोई कोचिंग भी अगर टॉक शो करवाती है, सो दे ब्रिंग द टॉप 10, राइट, and generally they bring the AIR1, AIR2, AIR3, AIR4, something like that.
और उन्होंने कहीं ना कहीं एम्स के पेपर की तैयारी की होती है फोकस में रख के, और उस स्ट्रेटेजी को वो लोग बताते हैं, राइट। तो वहां से शायद ये चीज आती है। दूसरी चीज आती है कि हम कंपेयर कर लेते हैं सब्जेक्ट्स को। क्या केमिस्ट्री और बायो में एनसीईआरटी बोला जाता है, चलो फिजिक्स में भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हम कई बार ये देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज नीट में आए हुए हैं, दैट्स अ फैक्ट, राइट। तो क्या करना चाहिए? यस, करना चाहिए, बट आई विल से कि हम सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करने बैठ जाएं अभी से, दैट्स नॉट द राइट थिंग। बिकॉज जो क्वेश्चंस आप देखेंगे कि एनसीईआरटी से आए हैं, दे आर एनीवेज फॉर्मूला बेस्ड, राइट। तो जब फॉर्मूला बेस्ड ही है और आपको फॉर्मूला ही याद है, तो वो एनसीईआरटी से आया हो, आपकी कोई रेफरेंस बुक से आया हो या किसी मॉड्यूल से आया हो, इट डजंट मैटर, इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सो फॉर दैट मैटर आप एनसीईआरटी ही करने बैठ जाएं, दैट्स नॉट द राइट थिंग, ठीक है। प्रोबेबली इट्स राइट फॉर केमिस्ट्री एंड बायो, है ना, दैट इज व्हाट आई हियर। फिजिक्स में आप एनसीईआरटी को सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी पर रखें कि भाई लास्ट के जब 10 डेज बचे हैं, देन आई से कि भाई ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं विच आई हैव फॉरवर्डेड टू स्टूडेंट्स ऑलरेडी, कि ये टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको थ्योरी रीड करनी है। प्लस कुछ टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई करें कि भाई किसमें न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, और उन न्यूमेरिकल्स को हम एनसीईआरटी से एक बार देख लें, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, डोंट गो फॉर द अनसॉल्व्ड वंस, राइट। अनसॉल्व्ड वंस में अननेसेसरी कैलकुलेशंस है, सो उनमें नहीं जाए, राइट। सर जी जी प्लीज, सॉरी। है ना, तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को आप एक बार रिकॉल कर ले कि यार ये, कई बार ऐसा होता है ना कि इस चैप्टर में मुझे फॉर्मूले ठीक से याद नहीं है, लेकिन आई कैन मेक श्योर कि यार इसमें 4 न्यूमेरिकल दिए, तो कम से कम इन 4 न्यूमेरिकल के तुम्हें फॉर्मूले याद कर लूं, हो सकता है डेटा चेंज होके चीजें आ जाए। सो लास्ट में हमें पेपर से निकलने के बाद कोई बोले कि भाई एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चंस आए थे, ऑल्दो दोस 10 विल बी फॉर्मूला बेस्ड, बट हाँ आपको ये इत्मीनान रहेगा कि हाँ मैं एनसीईआरटी करके गया था, ठीक है। हाँ, तो सर मैं जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है यस यस। आकर्ष के लिए भी और जो बाकी बच्चे उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा फिलहाल। तो मैं जल्दी से एक दो बातें तेजी में लेना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि क्या आकर्ष को कभी ये नहीं लगता था कि व्हाई नॉट मी टॉपर, है ना। और दूसरा एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोई क्लास अटेंड करनी चाहिए। तो मैं एक, तो जो मेरा मानना है, आपके जो ओपिनियन हो वो बताइएगा सर, कि अगर मुझे टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो आई डू नॉट नीड टू अटेंड द क्लास। लेकिन अगर मैं कहीं लो फील कर रहा हूँ और उसमें मैं नहीं कर पा रहा हूँ टॉपिक को, तो डेफिनेटली क्लास में हेल्प अप टू सर्टन लेवल। तो मुझे लगता है जो टॉपिक में आप लो फील कर रहे हो उसकी क्लास आप अटेंड कर लो, बाकी सेल्फ स्टडी जितना करोगे वो आपको हेल्प करेगा। और दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन आया था दूसरा कि कभी मन में ये नहीं आता कि मुझे टॉप करना है। मेरे ख्याल से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मैंने ये देखे, वो सिर्फ ये सोच के तैयारी करते थे कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। जो ये 2 और 3 रैंक थी आकर्ष के साथ में, उनसे भी जब बात होती थी तो उनका भी कंसर्न यही था कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो ये तो बेटा दिमाग में मत रखो कि वो क्यों है मैं क्यों नहीं हूँ, राइट। तो डेफिनेटली यार, आप लोग की ये आपकी भी जर्नी है यार, मतलब आपको अब कंपेयर नहीं करना है। मतलब एक हाँ 10 मिनट्स आप बस विजुअलाइज करो कि यार मेरी जर्नी है, मैं यहाँ तक आया हूँ, आई कम सो फार। तो अब मेरे को गिव अप नहीं करना है, आप खुद को विजुअलाइज करो। तो फिर आपको फिर कंपटीशन इतना थोड़ा इनसिग्निफिकेंट लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये मेरी जर्नी है, मेरे पेरेंट्स की, मेरे टीचर्स की जर्नी है। एंड आई हैव ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा कंपटीशन है जो मेरे को बूस्ट देते हैं, बट एंड ऑफ द डे ये मेरी जर्नी है। तो आप ऐसा सोचोगे, आप खुद को पेप टॉक दोगे, तो आपको वो कंपैरिजन बहुत इनसिग्निफिकेंट लगेगा विद टाइम। दैट्स फाइन। और बेटा जो भी स्कोर आ रहा है ना, डोंट फील नेगेटिव, चीजें याद करोगे तो भूलोगे भी। ऐसा नहीं है कि तुम, मैंने बताया ना एनसीईआरटी मेरी आज भी कंप्लीट नहीं हुई है, आज भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि कई बार क्लास में भूल जाता हूँ। लेकिन रिवीजन या बार बार पढ़ाने का नतीजा ये है कि कभी भी आप मुझे खड़ा कर दोगे तो 99% एक्यूरेसी के साथ डिलीवरी हो जाएगी। और एज ए ह्यूमन चीजें हम भूलेंगे भी, तो डोंट फील लाइक कि वी आर सुपर ह्यूमन, या ये लोग जो पहुंचे ये कभी भूले नहीं थे चीजों को, राइट।
तो आई थिंक सर फाइनल कंक्लूड करते हैं, मुझे लगता है बहुत टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इनको भी अब फोकस करना है अपनी मेरे तैयारी ख्याल पर। से कुछ की पॉइंट्स जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं आज की मीटिंग से, है ना, वैसे तो काफी सारी बातें बताई है, बट जो कुछ की पॉइंट्स है, एक तो ये कि भाई अपना स्कोर जो है वो जैसा भी आ रहा है उससे अटैच मत हो, उसको कैसे इम्प्रूव करना है उस पर ध्यान रखो। दूसरे को इम्पर्सोनेट ना करें, है ना, अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, टेस्ट एनालिसिस करें। एंड कभी कभार स्कोर लो आता है, राइट, तो उससे हमें अटैच नहीं होना है, हमें और बाउंस बैक करना है। जैसे कोरोना के बाद आप देख रहे हैं कि भी चीजें ऑफलाइन में और अच्छे से बाउंस बैक कर रही है, दूसरे बिजनेसेस में बाउंस बैक कर रही है, तो हमें भी अपने परफॉर्मेंस में बाउंस बैक लाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली this last 1.5 month are very much important because in this we every year see कि भाई कुछ टॉपर्स जो हैं वो कहीं गायब हो गए, जो रेगुलरली लाते थे, क्योंकि वो लास्ट 1.5 मंथ अपनी नर्व्स को संभाल नहीं पाए। और कुछ अंडर परफॉर्मर थे, वो अचानक से टॉपर बढ़ गए, अचानक से उनके लिए जो उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बट हाँ वो अपने आप पे कंटिन्यूसली ध्यान दे रहे थे कि हाँ यार मुझे अपने इन वीक पॉइंट्स पे वर्क करना है, एंड कंटिन्यूसली दे कीप ऑन डूइंग दैट, और वो जो है वो दुनिया के सामने टॉपर बन के निकले, राइट। तो हमें सेकंड वन जो है उस पे ध्यान देना है, लेटर वन पे, और अपने पे फोकस करो। आदर्श, you are enjoying your MBBS life? डेफिनेटली सर। अच्छा, तो काम मतलब पहले से कम हो गया कि और बढ़ गया है? सर काम तो बढ़ता ही है, पढ़ाई भी बढ़ती है, आई वोंट लाई। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कम हो जाती है, मतलब अभी तो ऐसा लगता है कि बस 3 ही बुक्स थी, नाउ यू विल 19 सब्जेक्ट्स, तो पढ़ाई काम तो ये तो रहेगा ही है। बट द थिंग इज दैट लाइफ, इट विल जस्ट ब्रॉडन योर हॉरिजन, मतलब व्हेन यू विल जॉइन, मतलब यू विल That's सी it. पेशेंस, you will make friends, there will be heartbreaks, there will be, you know, you'll get to do adventures, you will see pain, misery, happiness. So I think it will broaden your horizon, that's what I can say. ओके, तो बेटा एक क्वेश्चन जो पूछा है मैं उसको बोल दूं। बेटा ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, ऑन द वेरी लास्ट डे यू विल डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस कि मेरा सिलेबस हो गया, तो मुझे केवल उतना याद रखना है कि जो मैं लेकर जा रहा हूँ, इट इज जस्ट लाइक अ वॉर, है ना। जब आप युद्ध मैदान में पहुंच गए हो ना, तो आप ये वहां पर सोचो मत कि यार उसके पास तीर कमान है, मेरे पास तलवार है, जो मेरे पास है मुझे तो उससे लड़ना है, दैट्स इट। सो डोंट कंपेयर दिस थिंग कि भाई मेरा थोड़ा सा बचा है या ऐसा हो गया। अब तो आप जो इकट्ठा कर सकते हो अपनी वॉर के लिए वो गैदर करो, isn't it? So yes, Definitely sir. everyone, thank you for joining in, and that was really nice, Akash, to see you. It is always pleased to see you anytime, Thank you है sir. ना। तो फिर अब आएगा ना इंदौर तो फिर एक बार बैठते हैं CCD, अरे है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर, एनी टाइम। तो डेफिनेटली सर, अब एंड करें। थैंक यू एवरीवन। Okay, okay. Thank you very much, Akash. Thank you very much. It was थैंक यू सर। nice talking to you, and I hope कि भाई काफी सारे बच्चे जो हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। And that's it. Thank you. Good night. चलो, Good night, गुड everyone. थैंक नाइट यू एवरीवन। एवरीबॉडी, डू वेल, गुड लक टू एवरीबॉडी।